चलिए आइए आज देखते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हिंदी में बात करें तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण। आज हम सीखने जा रहे हैं कि जो समीकरण है हमारा, ये समीकरण हम दो चरों में कैसे बनाते हैं और फिर उसके बाद सीखेंगे उसका हल कैसे करते हैं। हल करने की बहुत विधियां हैं। पहली विधि है आपकी ग्राफीय विधि, जो कक्षा 9 के स्तर पर है। ठीक है ना? क्लास 9th लेवल में हमें ग्राफ बना करके बनाना है उसका। फिर ग्राफ से हल करने वाला जो सिस्टम है क्लास 10th में होता है। फिलहाल तो सबसे पहले हम आइए बात करते हैं, सारी चीजों को एक एक करके समझते हैं कि ये समीकरण क्या है, इक्वेशन क्या होती है। अगर इक्वेशन की हम बात करें, समीकरण की बात करें, तो ये इक्वेशन का मतलब हो गया कि भैया इक्वल आ जाए। क्या आ जाए? इक्वल। और इक्वल के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में कुछ ना कुछ चीजों को आप लिख दो। ठीक है ना? जैसे 3 + 2 = कितना? 5। तो हाँ सही है, समीकरण की तरह लग रहा है। लेकिन एक अच्छा समीकरण, एक सही से समीकरण तब बनेगा जब इसमें क्या हो, कुछ चीजें हो अज्ञात हो। जैसे हमारे एक पॉकेट में कुछ रुपए हैं, ठीक है ना, दूसरे पॉकेट में 10 रुपए हैं और टोटल मिला के आज हमारे पास है 50 रुपए। कितने हैं? 50। तो ये जो हमने कहा एक पॉकेट में कितने हैं पता नहीं, हमने काउंट नहीं किए हैं, कुछ रुपए जो बताए हैं, अगर इसकी जगह पर गणित में ये कुछ शब्द को लिखा नहीं जाएगा। ठीक है ना? तो हम एक वेरिएबल यूज कर लेते हैं। क्या यूज कर लेते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल मतलब चर। वेरिएबल मतलब चर, और चर का मतलब एक ऐसी चीज जिसकी वैल्यू क्या आएगी, फिक्स ना हो। जैसे हमने कहा हमारी पॉकेट में कुछ रुपए हैं, आई हैव सम मनी, तो आप बता सकते हैं, नहीं पता चल रहा है। हमने कह दिया हमारे पॉकेट में x रुपए हैं। कितने हैं? y रुपए हैं, z हैं, a रुपए हैं, b। यानी कोई भी अगर हम अक्षर प्रयोग कर रहे हैं, लेटर यूज कर रहे हैं, तो वो भी हमें वही फीलिंग देता है जो हमें कुछ शब्द देता है, सम। समझ पा रहे हैं? तो मैथमेटिक्स में हमारा इंग्लिश अल्फाबेट का a से लेकर z तक कोई भी अक्षर, कोई भी लेटर हम प्रयोग कर लें, ठीक है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं, चर कहते हैं। इनकी वैल्यू निश्चित नहीं हो सकती। ठीक है ना? हर क्वेश्चन में इनकी वैल्यू अलग अलग आती है, इसलिए इनको बोला जाता है क्या? वेरिएबल्स, जो हमेशा क्या करते रहे? वैरी करते रहे। इनका मान फिक्स नहीं होता, निश्चित नहीं होता। अगर हम यहां पर एक्स ले लें, ध्यान से देखना, तो एक पॉकेट में x रुपए, दूसरे पॉकेट में 10 रुपीज और टोटल हमारे पास 50 था, तो दोनों को ऐड करके हमने कितना कर दिया? ये बन गया हमारा इक्वेशन। बन गया इक्वेशन। अगर ये इक्वेशन बन गया हमारा, तो फिर अब देख सकते हैं इस इक्वेशन को बनाने में हमने कितने चरों का प्रयोग किया है? बताइए, कितने चर प्रयोग किए इसमें? एक ही तो चर प्रयोग किया है, एक ही वेरिएबल यूज किया है ना। तो ये जो हमारा इक्वेशन है, ये कैसा इक्वेशन है? ये हमारा लीनियर इक्वेशन है। लेकिन कितने वेरिएबल में? एक वेरिएबल में, सिंगल वेरिएबल। ये एक चर में हमारा रैखिक समीकरण। अभी रैखिक पर भी चर्चा करेंगे, क्यों रैखिक कहा जा रहा है। फिलहाल तो आप अब तक इतना जान पाए हैं कि यह है हमारा समीकरण, और इस समीकरण को बनाने में हमने एक चर का प्रयोग किया है, एक वेरिएबल यूज किया है। बोला दोनों पॉकेट में पता नहीं था कितने हैं, तो इसमें क्या एज्यूम कर लें? क्या मान लें? y एज्यूम कर लेते हैं। एक में x, एक में y, टोटल मिलाकर इतना पता है 50। तो बन गया। अब ये क्या बन गया हमारा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये हमारा अब दो चरों में रैखिक समीकरण बन चुका है। समझ पाए? इसको हटा दे, पहले जो था वो क्या था? वो एक चर में रैखिक समीकरण था। अब ये दो चर में रैखिक समीकरण है। जितने चर को लगाते जाओ उतने चरों में समीकरण तैयार है आपका। बात करते हैं ये जो रैखिक शब्द है, रैखिक, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीनियर। ये लीनियर क्यों है, रैखिक क्यों है, इसका क्या मतलब है? समीकरण समझ में आ गया, चर आपके समझ में आ गए, इस रैखिक का क्या मतलब? तो देखिए कार्तीय तल जो है, निर्देशांक ज्यामिति में थोड़ा सा अगर आए हैं, ये हमारे x अक्ष हैं और क्या है? y अक्ष है। इतनी बात समझते हैं आप?
थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए ताकि आपके दिमाग में रैखिक शब्द क्लियर हो जाए, लीनियर क्या होता है। इन पर आपने देखा होगा छोटी क्लासेस में आपको निर्देशांक दिए जाते थे, मान लीजिए 3,5, ठीक है ना। तो इस 3,5 को कैसे दर्शाते थे? ये क्या था? एक बिंदु था। क्या था? एक बिंदु था। इसको अगर दर्शाना है तो 3 धनात्मक है, पॉजिटिव है, तो एक्स अक्ष पर हम 3 यूनिट डिस्टेंस अपने देख लेते थे, सपोज यहां तक पहुंचे। वाई अक्ष पर 5 ले लेते थे, 1 2 3 4 5, तो कुल मिलाकर इसके यहां सिधाने पर, इसके यहां पर कहीं पर ये बिंदु हमें मिल जाता, और इसी बिंदु को कह देते थे आपका कोऑर्डिनेट क्या है, आपके निर्देशांक क्या है, 3,5। अभी तो हमें एक बिंदु मिला है। आप जान रहे हैं कि ये अगर हम एक रेखा खींचते हैं तो कोई भी रेखा, कोई भी लाइन क्या है, बहुत सारे बिंदु मिलकर उस रेखा का निर्माण किए है ना। तो अगर हम ऐसे हमारे पास 4-5 बिंदु आ जाए, मिनिमम तो 2 ही बिंदु जरूरी है। अगर हमने 2 बिंदु और कहीं ले लिए, मान लीजिए एक बिंदु यहां ले लिया, तो इन दोनों बिंदुओं को अगर हम मिला दे तो हमारी क्या मिल गई? एक रेखा मिल गई ना, लाइन मिल गई ना, समझ रहे हैं। तो अगर यहां पर भी कोई कोऑर्डिनेट हमारा होता तो ये जो लाइन खींच रहे हैं, इसी लाइन से क्या कहते हैं? लीनियर। अब देखिए ये जो x + y = 50 है, मान लेते हैं x का मान है 10, तो y का मान कितना होगा? बोलो 40 होगा ना। एक देखो, एक पेयर में मिल गया, x और y की हमें एक मान मिल गए हैं, 10 और 40। अब 10 और 40 को हम यहां दर्शा सकते हैं ना। फिर हम दूसरा कुछ ले लेते हैं, नहीं आपका मान 20 कर लेते हैं और आपका मान 20 और 30 कर लेते हैं। अगर 20-30 कर लेते हैं तो वो भी हमें कहीं ना कहीं बिंदु मिल जाएगा यहां पर कि नहीं। और अगर उन दोनों बिंदुओं को मिलाएं तो सीधी रेखा बनेगी। इस तरह से हम यहां से बहुत सारे बिंदु ले सकते हैं, और उन सभी बिंदुओं को अगर हम यहां रखते जाएं, ठीक है ना, यहां रखते जाएं तो हमें क्या मिलेगी? सीधी सरल रेखा मिलेगी। चाहे जैसे मिले, सीधी क्या मिलेगी? सीधी सरल रेखा मिलेगी। समझ पा रहे हैं? लेकिन ये नहीं कि एक समीकरण से निकाल ले, किसी और समीकरण के कुछ बिंदुओं को भी उसमें रखने लगो। अगर एक ही समीकरण के आप जितने बिंदु ले पाओ, एक्स वाई के यानी चरों के जितने मान ले पाओ, वेरिएबल्स की जो भी वैल्यू आप एज्यूम करते, वैल्यू फिक्स नहीं है, बोलो फिक्स है। एक कंडीशन में 20 और 30 भी सही है, एक कंडीशन की 10 और 40 भी सही है। तो ऐसे तो भैया बहुत सारे वैल्यू होंगी जी, बिल्कुल सही है, बहुत सारी वैल्यू होंगी। तो बहुत सारी वैल्यू होंगे तो यहां पे बहुत सारे पॉइंट भी होंगे, बट उन सभी पॉइंटों को अगर अपने इस कार्टेशियन प्लेन पर, कार्तीय तल पर दर्शाएं तो कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी कि यहां पर ये नागिन डांस वाला सिचुएशन बने। सीधी स्ट्रेट लाइन जाएगी, कहीं भी स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा प्राप्त होगी, उसमें कहीं भी हल्का सा वक्राकार कर्व नहीं आएगा। आई बात समझे? इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? जब तुम एक सरल रेखा बना रही हो अपने ग्राफ से, तो तुम्हारा नाम क्या रख दे हम? रैखिक। क्या रख दे? जब तुम एक लाइन बना रही हो तो लाइन को हम क्या कहते हैं? लीनियर। क्लियर हो गया? क्यों इस समीकरण को लीनियर कहा गया, क्यों इस समीकरण को हिंदी में रैखिक कहा गया? क्लियर हो गया? दो चर है, जान चुके हो आप। समीकरण है, बराबर का होना अनिवार्य है, बिना बराबर के कौन सा समीकरण? समझ में आया? तो दो चर में समीकरण समझ में आ रहा था, रैखिक शब्द जो था वो भी हमारा क्लियर हो चुका है। किसी कोई समस्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दो चर में रैखिक समीकरण हमने देख लिया कैसे होते हैं। अब हमारी जो एक्सरसाइज है, शुरुआत में ही हमें क्या मिलेंगे? हमें कुछ कंडीशंस बताई जाएगी और उस कंडीशन पर आधारित हमसे कहा जाएगा कि आप रैखिक समीकरण को बनाकर दिखाइए। रैखिक समीकरण को क्या कीजिए? बना करके दिखाइए। समझ आया? जैसे आपकी एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्या लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। एक नोटबुक की कीमत, एक किसकी कीमत? नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। अच्छा, बात यहां पर 2 लोगों की हो रही है। एक क्या है आपके पास? नोटबुक है, और दूसरी क्या है आपके पास? कलम है। ठीक है ना? एक नोटबुक है, दूसरी क्या है? कलम है। एक आपकी हो गई नोटबुक और दूसरा हो गया आपका पेन। ठीक है ना? द प्राइस ऑफ अ नोटबुक, ठीक है ना, एंड द प्राइस ऑफ पेन। नोटबुक की कीमत की बात हो रही है और किसकी बात हो रही है? पेन। 2 लोग हैं चर्चा में इस समय। ठीक है, इनकी कीमतों में क्या कह रहे हैं? पता नहीं क्या 2 गुनी, ट्वाइस वगैरह की बात हो रही है। ठीक है ना?
अच्छा, इसका मतलब किसकी दोगुनी है, जरा ध्यान से पढ़ के बताइए। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। किससे दोगुनी है? कलम की कीमत से, ठीक है ना। इस समय आज इंग्लिश वाली बुक नहीं अवेलेबल है, हिंदी वाली अवेलेबल है, तो आज हिंदी से ही आप देखिए। थोड़ा क्वेश्चन आपको वही रहेगा, केवल यहां पे लैंग्वेज हिंदी हो गई है। तो एक नोटबुक की कीमत किससे अधिक है? एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस लाइन को हम बार बार इसलिए पढ़ रहे हैं, आपको महसूस हो कि हम कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, तुलना किससे कर रहे हैं। तुम्हारी उम्र इनकी उम्र से छोटी है, तुलना किसकी की? तुम्हारी की, ठीक है ना। मैंने तुलना किसकी की? तुम्हारी की। और किससे की? इनसे की। तो हर क्वेश्चन में आपको ये दो चीजें जरूर समझनी होंगी कि आप कंपैरिजन जो वहां पे हो रहा होगा, किसका हो रहा है और किससे हो रहा है। जो नोटबुक की कीमत है, नोटबुक का जो प्राइस है वो पेन के प्राइस से क्या है? पेन के प्राइस का 2 गुना है। पेन के प्राइस का क्या है? 2 गुना है। बात समझ में आई? तो पेन के प्राइस का 2 गुना है, इसका मतलब किसकी कंपैरिजन हो रही है? तुलना हो रही है नोटबुक की। किससे हो रही है? पेन से। किससे हो रही है? अगर पेन से हो रही है तो देखो, अगर हम पेन मान लें, भैया पेन हमारा है 10 रुपए का, बोला नोटबुक मान सकते थे, मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सीधी भाषा में कहा जाए तो तुलना जिससे हो पहले उसी मानो, ठीक है ना, वो थोड़ा आसान पड़ जाता है। कह रहे ठीक भैया, पेन अगर हमारा 10 रुपए का है और आपने कहा था नोटबुक की जो कीमत है वो हमारे पेन की कीमत से क्या है? 2 गुनी है। तो अगर पेन 10 रुपए का है तो नोटबुक कितने की होगी? 20 की। लेकिन 20 ना बोलो, 2 गुनी बोला ना। 2 गुनी प्राइस फीलिंग आ रही है, मतलब जो भी इसका प्राइस हो उसका क्या कर देंगे? गुणे 2, मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है ना। चलो, इसका प्राइस अगर x है तो इसका कितना हो जाएगा? x गुणे 2 यानी 2x। समझ पा रहे? इसका अगर y हमने जूम कर लिया तो इसका कितना हो जाएगा? 2y। आ रही बात समझ में? लेकिन यहां पर हम देख पा रहे हैं कि अगर हम y जूम कर रहे हैं, ये 2y है, तो दोनों का जो प्राइस आ रहा है वो एक ही वेरिएबल में आ रहा है, ठीक है ना। दोनों का प्राइस कितने आ रहा है? एक ही वेरिएबल में आ रहा है। अगर आप चाहो तो दोनों को अलग अलग कर सकते हो, भाई एक का x कर लिया, एक का क्या कर लिया? y कर लिया, ठीक है ना। अब दोनों को देखो, आमने सामने है दोनों। पूछो भाई, कौन 2 गुना है? किससे 2 गुना है? तुम 2 गुने हो। तुम कितने हो? आप 2 गुने हो। किससे? x से। मान लीजिए आपके पास 2 लोग न्याय मांगने आए कि हम दोनों को बराबर कर दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि दोनों बड़े एटीट्यूड दिखाते हैं। इस समय कौन 2 गुना है? किससे? तो इनका भाव नहीं मिल रहा है, कह रहे हम तो तुमसे 2 गुने हैं, तुम्हारी कोई औकातें नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हमें लगाना है बीच में क्या? लेकिन ये ऐसे थोड़ी ना बराबर हो, बराबर है ही नहीं है। अभी नहीं लगा सकते हैं ना, कुछ ना कुछ जुगाड़ बना सकते हैं। क्या बनाए जुगाड़? भैया तुम अगर 2 गुने हो तो इधर देखो, हमारे पास पावर, हमने x को भी क्या कर दिया? अब जरा बात करो दोनों, अब क्या हो गए हो? दोनों बराबर हो गए हो। बोलो, बना समीकरण। कितने चर हैं? 2 चर हैं। बना 2 चर में रैखिक समीकरण। रैखिक की एक बात और देखिए, थोड़ी बताना हम भूल रहे थे कि रैखिक तभी बनेगा जो चर आप प्रयोग कर रहे हो उस चर में जो घात है, उसकी जो पावर है वो हमेशा 1 होनी चाहिए। अगर वो पावर 1 से ज्यादा हुई, 2, 3, 4 कुछ भी हुई, तो कभी भी आपको यहां पर सरल रेखा जो हमने बताया था, कभी भी आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलने वाली है। वहां पर तुरंत क्या मिल जाएगा आपको? वक्र रेखा मिल जाएगी। रेखा 2 होती है ना, एक सीधी सरल रेखा जिसे स्ट्रेट लाइन कहते हो, और एक वक्राकार रेखा जिसे कर्व लाइन कहते हो। इतनी बात समझ में आ रही है? घात हमेशा 1 ही होनी चाहिए, तभी वो रैखिक कहलाएगा, ठीक है ना, क्योंकि तभी उससे सरल रेखा मिलेगी। घात अगर आपने 2 कर दी तो, जैसे भी आपने 2 घात बहुपद पढ़ा तो उसमें देखो घात कितनी रहती थी? 2 रहती थी ना। उससे अगर हम कोई ग्राफ बनाना चाहें तो कभी भी ग्राफ हमारा सरल रेखा वाला नहीं बनेगा। कैसा बनेगा? वक्राकार बनेगा। समझ में आई इतनी बात? चलिए, इतनी अभी तो हमने एक लाइन पढ़ी, आगे क्या कहते हैं? इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला रैखिक समीकरण निरूपित कीजिए। चलिए ठीक है, तो हमारी कहानी तो बन चुकी है ना।
एक जुगाड़ और था, हम हमेशा रटा रटाया ज्ञान नहीं यूज करेंगे, हम एकते वेरिएबल में बना सकते थे। देखो अगर ये x, ये कितना 2x, आगे बात समझे। लेकिन यहां समीकरण बनाने का कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि अगर ये कुछ और देते, दोनों की कुल कीमत इतना है, तभी दोनों को जोड़ करके बराबर इतना कर देते। इन्होंने खाली बस एक कथन कहा है कि एक जो नोटबुक की कीमत है वो पेन से क्या है, 2 गुनी है, बस इतना सा बोला। बोला इतनी सी बात को आप 2 चर वाले समीकरण में निरूपित कर दीजिए। कि आपने लगाने का सही तरीका क्या है, अब ये समझ लीजिए। सबसे पहले मानेंगे, लेट अस अज्यूम या माना नोटबुक की कीमत, किसकी कीमत, माना नोटबुक की कीमत कितना है, x रुपए है, कितना है, तथा और क्या था, पेन था कि कलम थी, पेन की कीमत कितनी हो जाएगी भैया, कितना मान लिया जाए, y मान ली, बस समझे। अब यहां पर तुरंत प्रश्नानुसार, किसके अनुसार, अरे भैया हमें कोई गर्ज नहीं पड़ी, अपने मन से नहीं कह रहे कौन दोगुना तोगुना है, आपने सवाल में खुद ही कहा है, तो आपके अनुसार हम काम करने जा रहे हैं। हमने केवल इतनी चीजों को अपने मन से माना है, ठीक है ना, जिसमें कोई भी बुराई नहीं है। प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, जो बात प्रश्न में कही गई उसके अनुसार क्या कहा गया है, दोनों को पहले ले आओ मैदान में, एक तरफ x, एक तरफ क्या, चाहे इधर y कर लो, इधर x कर लो, कहीं भी करो, आगे दोनों लोग, आगे बात में। अगर दोनों लोग आ चुके हैं तो अब देखो ये कौन है, ये नोटबुक है, और ये कौन है, पेन है। तो भैया कौन दो गुना है, दो गुना कीमत किसकी है, नोटबुक की ना, ये है, ये 2 गुनी कीमत वाला है ना, यही ज्यादा इतरा रहे हैं। तो किसको दोगुना है, दोगुना किसको किया जाए बताइए, पिछली बार x को किया गया था, इस बार क्या यहां पर सिचुएशन कुछ गलत तो नहीं हो गई है, पिछली बार क्या हमने नोटबुक x ही मानी थी, y मान ली थी क्या, अच्छा तभी तो दिमाग में आ रहा है कि दोगुना पिछली बार किसको किया गया था, x को किया गया था ना, लेकिन यहां किसको किया जाएगा, y को। क्यों, कंफ्यूजन से निकलिए, कौन दोगुना है, किसकी कीमत दोगुनी है, नोटबुक ज्यादा महंगी है, पेन क्या है, हल्का सस्ता है, ये रहे पेन ना, ये क्या है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो वहीं लिख लिया करो, पेन हो गया, ये क्या है आपकी नोटबुक हो गई। भैया नोटबुक ज्यादा महंगी है, दोनों झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे को एटीट्यूड दिखा रहे हैं कि हमारा जो दाम है ना वो तुम्हारा क्या है, 2 गुना है। एक काम करे, तुम कमजोर पड़ रहे हो ना, हमेशा गरीबों की मदद करनी चाहिए, कमजोरों की मदद करनी चाहिए, हमने मदद कर दी, लो तुम कम पड़ रहे थे ना, तुम्हें 2 गुना कर दिया, अब तो दोनों बराबर हो गए, बोलो हो गए बराबर के नहीं हो गए। लेकिन समीकरण ऐसे सिचुएशन में नहीं देंगे, ठीक है ना, एक लाइन और सॉल्व कर देंगे, क्या इस पूरे मैटर को इधर उठा लाए, यहां कितने टर्म्स हैं, कितने पद हैं, गुणा में हमने बताया था, गुणा भाग वाले सब एक ही टर्म्स होते हैं, एक ही पद होते हैं, ये पे है ना, इधर किस चिन्ह के साथ में धनात्मक है, इधर ले आइए, क्या हो जाएगा माइनस x माइनस क्या 2y, भाई y और 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा, दोनों अलग अलग प्रकार की चीजें गुणा होगा, बस वैसे लिख दे, x माइनस 2y इक्वल टू, बचा क्या यहां पे, तब क्या बचा वहां पर, यही तो बवाल है, इसको भी समझना है। एक क्वेश्चन पर इतना ज्यादा समय इसलिए ले रहे हैं ताकि जो बेसिक चीजें हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है बेसिक चीज जो आपके दिमाग में नहीं है, जिनके हैं वो इंतजार कर रहे हैं जल्दी से अगले क्वेश्चन पर आए, और जिनके दिमाग में चीजें नहीं है वो अभी उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिए, हमने इसको यहां से इस तरफ लाया है, किस रिलेशन से, हम कह रहे थे ये धनात्मक इधर आकर ऋणात्मक हो जाए, जब धनात्मक ऋणात्मक वाले रिलेशन से इधर लाना तो इधर बचेगा 0, क्या बचेगा, क्योंकि ये क्यों धनात्मक है, ये धनात्मक तो इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, लेकिन इनका किसी से रिश्ता है, किससे रिश्ता, यहां पर आप 0 लिख करके प्लस लगा सकते हो, कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब लेकिन एक चीज समझ में आई कि भैया 2y आप यहां इसके साथ जुड़ रहे हो ना, आप जब इधर आओगे क्या करोगे, इनके साथ घटोगे, माइनस में हो जाओगे, और फिर यहां किसको छोड़ के आओगे, इस चीज को अपने आप को दिमाग में रखना चाहिए था, इतनी बात लिखी नहीं जाती। बोला और भी कोई तरीका है लाने का, पहले ये समझ में आया, 0 कब बचेगा, 1 भी बचेगा यहां पर, लेकिन कब, अब देखिए, अगर हम इनको ये मान लेते कि यहां पर 1 गुणे है, क्या है 1 गुणे,
तो फिर अब हमें इस 2y को उधर लाना था, तो 2y से पूछो उधर क्या कर रही हो, बोले उधर हम गुणा कर रहे हैं एक के साथ, तो इधर आओगी क्या करोगी, तो इधर x का बटे क्या हो जाता 2y, और फिर वहां पर बचता क्या, समझ में आएगा। यदि सही है हमारा, यदि किसी के गलत काटने की औकात नहीं है भाई, समझ पाए बात को। लेकिन हम जब जनरली क्या करते हैं, बटे उटे वाला गुड़े वाला सिस्टम में जनरली हम 0 ही मान के चलते हैं, ठीक है ना। 2y को उधर ले आएंगे क्या हो जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा ना। अब पता चला 0 क्यों बचा यहां पर, बोलो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, समझ में आया, नोट करना है, जल्दी कीजिए।